हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोज टेस्ट। आपको हमेशा की तरह एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठना है। जो चीज़ें बीच में आप ऐसी ही होंगी जिसको नोट करने लायक, जिसमें कंटेंट हो, मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फिर से वही काम करेंगे हम लोग। आप इसको 2 बार रीडिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जब इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ टोन समझने के लिए, समरी समझने के लिए, मीनिंग समझने के लिए, क्या कंटेक्स्ट है वो समझने के लिए पढ़ेंगे। जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो ब्लैंक फिलअप करने के लिए होगा। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने एक बार पढ़ लिया है, आपने आंसर्स अपने ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला है, स्नेक्स आर इलोंगेटेड legless carnivorous dash that can be distinguished from legless lizards by dash lack of eyelids and external ears। लिखा हुआ है स्नेक्स जो है ना, वो उनके बारे में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये इलोंगेटेड क्रीचर्स हैं। इलोंगेट का मतलब होता है लंबे हैं, लेंथ में लंबे हैं। लेगलेस है, इनके पाँव नहीं होते। कार्निवोरस है, विच मीन्स ये मांसाहारी है। ठीक है, सो स्नेक्स जो हैं वो इलोंगेटेड हैं, लेगलेस हैं, कार्निवोरस हैं। डैश यहाँ क्या भराएगा पता नहीं। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, जिन्हें अलग किया जा सकता है लेगलेस लेजर्ड्स के साथ। जो छिपकली होती है ना, सो छिपकली के साथ इन्हें डिफरेंस किया जा सकता है बाय डैश लैक ऑफ आईलिड्स। कैसे ये अलग है छिपकली से? कि छिपकली के आईलिड्स होते हैं शायद, जो सांप के नहीं होते, और इनके जो कान होते हैं वो बाहर निकले हुए नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। मतलब जैसे इंसानों के कान बाहर होते हैं, इस तरीके से इनके कान बाहर नहीं होते। लिजर्ड्स के भी शायद कान बाहर होते हैं, इनके नहीं होते। ठीक है, डैश स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स विथ सेवरल मोर जॉइंट्स देन देयर लिजर्ड एंसेस्टर्स। इस लाइन में भी कंपेयर किया जा रहा है लिजर्ड्स को और स्नेक्स को। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है लिजर्ड एंसेस्टर्स, जिसका मतलब ये माना जा रहा है कि जो छिपकली है उसी से बनकर सांप आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो स्नेक की प्रजाति है ना, उनके स्कल्स बड़े होते हैं। जो उनका सर होता है, जो उनकी खोपड़ी होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, उसमें ज्यादा जॉइंट्स होते हैं अगर कंपेयर किया जाए उसे एक लिजर्ड के साथ। तो डैश देम टू सॉलो प्रे मच लार्जर देन देयर हेड्स विद देयर हाईली मोबाइल जॉज। लिखा हुआ है कि उससे होता यह है कि वो लोग अपने जो प्रे होते हैं, जो भोजन होता है, उसको आराम से निगल पाए। ठीक है, ऐसे प्रे को भी जो उनके सांप के सर से बहुत बड़े होते हैं ना, उनको भी सांप आसानी से निगल जाता है, क्योंकि उनके जो जॉज होते हैं, उनके जो जबड़े होते हैं, वो बहुत मोबिल होते हैं। मोबिल का मतलब है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रे, ये नोट करने वाली बात मैं बता रहा हूं। प्रे का होमोनिम बहुत बार पूछता है। एक होता है PRAY प्रे, एक होता है PREY प्रे। ठीक है, जो PRAY प्रे है, इसका मतलब होता है, ये वर्ब का फॉर्म है, इसका मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल वी प्रे टू गॉड्स, राइट। सो प्रे के, एक तो प्रे के साथ टू लगेगा, ये बात भी नोट करने वाली है। और दूसरा ये कि प्रे का मतलब, जहां पे आप इसको वर्ब जैसा यूज करो, जिसके स्पेलिंग PRAY है, इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डिवोशन टू गॉड, राइट। तो यहां पे इसका मीनिंग होता है प्रार्थना करना, वो प्रे वाला। दूसरा जो PREY प्रे है, इसका मतलब होता है मील, भोजन। ठीक है, खाना। आमतौर पर जब कोई एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है, या जब कोई एक जानवर का भोजन कोई दूसरा जानवर हो, तो उसे बोला जाता है प्रे। फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार सुना होगा कि ये मैन ईटर ईटर्स हैं, विच मींस ये लायन टाइगर जो भी है मैन ईटर्स, इंसान खाते हैं। सो वी आर देयर प्रे। प्रे कौन सा वाला? PREY वाला। इसलिए यहाँ पे PREY लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे भोजन की बात हो रही थी। ठीक है, PRAY वाला इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आगे बढ़ेंगे। टू अकोमोडेट देयर नैरो बॉडीज, snakes paired organs such as kidneys appear one in front of the other instead of side dash side, and most have only one functional lung। अब इनका शरीर इस तरीके से है सांप का कि उसमें होते तो इनके भी 2 लंग्स हैं या 2 किडनीज हैं, इस तरीके से पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं, पर उनका पोजीशन इंसान जैसा नहीं होता। इंसान में क्या होता है कि एक किडनी इधर है, दूसरा किडनी इधर है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि सांप का स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है, इलोंगेटेड फॉर्म में है ये। इस वजह से इनके बॉडी में एक किडनी अगर यहां रहा तो दूसरा ठीक उसके ऊपर रहता है। ठीक है, ये इंसानों के जैसे नहीं होता कि दोनों तरफ में, राइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ देम में इनका एक ही जो लंग है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, मतलब 2 जो पेयर्ड ऑर्गन्स है बॉडी में, वो दोनों के दोनों काम नहीं करते, उनमें से कोई एक वक्त पे काम करता है। ठीक है, पैसेज बहुत आसान है, ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया जिसे आपको दूसरी बार समझने की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली स्नेक्स के बारे में बताया, उनके फीचर्स के बारे में बताया, उनको कंपेयर किया है उनके जो एंसेस्टर्स हैं लिजर्ड के बारे में, फिर उनके बॉडी ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, एक एक करके फिलअप करेंगे।
लिखा है स्नेक्स आर इलोंगेटेड लेगलेस कार्निवोरस डैश दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लेजर्ड्स। अब यहां पे फिलअप करते हैं क्या हो सकता है, स्नेक्स क्या है, ठीक है। अब ये देखो एडजेक्टिव है तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अगर हम इसको काट भी दें, ठीक है, टफ टफ वर्ड्स है, गोली मारो। क्या लिखा है, स्नेक्स आर डैश, क्या है, स्नेक्स आर बर्ड्स, नहीं हो सकता, स्नेक बर्ड्स तो नहीं है। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हम लोग किनको बोलते हैं, वैसे जानवर जो जमीन पे रेंगते हो, जिनके पाँव ना हो, जो चलते ना हो, उनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। तो स्नेक्स तो डेफिनेटली रेप्टाइल्स के अंदर आएगा। मैमल्स, मैमल्स हम लोग वैसे किस्म के जानवर को बोलते हैं जो अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं, उनको मैमल्स कहा जाता है। एम्फीबियंस, ठीक है, वो ऐसे किस्म के जानवर जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ये वाला तो वन वर्ड में भी मैंने शायद पढ़ाया है आपको। एम्फीबियंस का मतलब होता है जो पानी में भी रह ले और जमीन पे भी रह ले, ठीक है। मुद्दे की बात आपके लिए यह है कि यहां पे बाकी और किसी का किसी भी किस्म का कंटेक्स्ट नहीं था, जबकि यहां पे उनको कंपैरिजन उनका लिजर्ड्स के साथ किया जा रहा है, और लिजर्ड्स भी रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स होते हैं, तो कंटेक्स्ट तो रेप्टाइल्स का ही है। तो आंसर क्या होगा, रेप्टाइल्स होगा। आगे बढ़ेंगे, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम लेगलेस लिजर्ड्स बाय डैश लैक ऑफ आईलिड्स, ठीक है, मतलब क्या होगा, उनके आईलिड्स नहीं होते, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। बाय दोज लैक ऑफ आईलिड्स, बाय देम लैक ऑफ आईलिड्स, बाय देयर लैक ऑफ आईलिड्स, बाय देयर लैक ऑफ आईलिड्स। सबसे पहले देखो, दोज लैक ऑफ आईलिड्स तो हो नहीं सकता, देम नहीं हो सकता, हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आप यहां पे लैक ऑफ आईलिड्स लिख रहे हो एंड एक्सटर्नल ईयर्स, जो कि एक नाउन फ्रेज है। नाउन के पहले तो हम लोग देम ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, ये तो प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये तो लगेगा ही नहीं। क्या लगा सकते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है देयर लैक ऑफ, एक है THERE देयर लैक ऑफ। मैंने कितनी बार दोनों का डिफरेंस बताया, फिर से बता दे रहा हूं, फिर से सुनो। ये THERE वाला जो है, इसका हिंदी मतलब होता है वहां। ये एक एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, कि कम हियर, गो देयर, यहां आओ, वहां जाओ, इस किस्म के सेंस में, ठीक है। प्रोनाउन भी होता है बहुत बार। ये जो THEIR है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट। इसका यूज हम कैसे करते हैं भाई, जैसे कि ये उनका घर है तो हम कहते हैं दिस इज देयर होम। आप जहां पे भी देयर यूज करोगे, इसके बाद आपको इमीडिएटली कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा या नाउन फ्रेज यूज करना पड़ेगा। आप देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ था, लैक ऑफ आईलिड्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स, ये तो नाउन फ्रेज है। और आप क्या कहना चाह रहे हो कि स्नेक्स जो होते हैं उनको अलग किया जाता है लेजर्ड से, किनके द्वारा, उनके लैक ऑफ आईलिड्स के द्वारा और उनके एक्सटर्नल ईयर्स के द्वारा। तो सेंस भी उनका वाला बन रहा है यहां पे। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर तो डेफिनेटली फिर सी होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ देखना, डैश स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स विथ सेवरल मोर जॉइंट्स देन देयर लिजर्ड एंसेस्टर्स। लिखा हुआ है लॉट्स स्पीसीज। सबसे पहले देखो, इंग्लिश में लॉट्स बोल के कुछ नहीं होता, या तो आप बोलो अ लॉट ऑफ, या तो आप बोलो लॉट्स ऑफ। जब भी होता है तो अ लॉट ऑफ होता है, या जब भी होता है तो लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। कभी भी लॉट्स बोल के खत्म नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां मैं मैनी स्पीसीज लगा सकता हूं, स्पीसीज मतलब होता है प्रजातियां। आगे लिखा हुआ है फ्यू स्पीसीज, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि फ्यू एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है। आप जब एकदम नाम मात्र का बोलना चाहते हो तो आप वहां पे फ्यू यूज करते हो। तो अगर मैं यहां पे फ्यू लगा दूं तो मीनिंग क्या होगा पता है, कि 100 में से एक दो ऐसे स्नेक्स हैं जिनका स्कल बड़ा होता है। जबकि हमने पूरा पैसेज पढ़ा, हमने आगे एक लाइन पढ़ा जहां पे ये लिखा हुआ था कि ये अपने साइज से भी बड़े साइज वाले जानवरों को खा सकते हैं, क्योंकि इनके स्कल का साइज बड़ा होता है। तो ये तो जनरल चीज है ना, तो बहुतों में होगा, फिर हम फ्यू क्यों यूज करेंगे। अ फ्यू होता तो हम सोचते भी, ये नहीं हो सकता। अच्छा, मच अनकाउंटेबल के लिए लगता है, ये भी डिफरेंस मैंने पहले बहुत बार बताया कि मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसीज, हम प्रजातियों की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रजातियों की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मैनी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। काउंटेबल चीज है, आप जिस चीज को प्लूरल कर रहे हो वो तो काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल चीज कभी प्लूरल में थोड़ी हो सकता है। समझना इस बात को, काउंटेबल अनकाउंटेबल का मतलब है जिस चीज को आप गिन के एक से ज्यादा बोल रहे हो वही तो काउंटेबल होगा और वही तो प्लूरल होगा। इसका मतलब यह है कि आप जब किसी चीज को प्लूरल बोलते हो, आप ये कहना चाहते हो वो एक से ज्यादा है। भैया जब गिन ही नहीं पाए तो एक से ज्यादा कैसे बोला आपने। इसीलिए हमेशा कोई भी चीज अगर प्लूरल में है तो वो काउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल चीजें प्लूरल में नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना, बहुत स्ट्रीट स्मार्टनेस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है मैनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स हैव स्कल्स विद सेवरल मोर जॉइंट्स देन देयर लिजर्ड एंसेस्टर्स। लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्नेक्स होते हैं जो जिनके जो स्कल्स होते हैं, खोपड़ी होती है, बड़ी होती है, अगर हम उनको छिपकलियों से अगर कंपेयर करें तो। डैश देम टू स्वॉलो, वो क्या करते हैं, वो मदद करते हैं इनकी कि वो निगल पाए अपने भोजन को। तो यहां पे मदद जैसा कोई टर्म होना चाहिए कि
बात तो वही हो रही है कि इनके जो स्कल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उन स्कल्स का फायदा क्या होता है? तो कॉमा के बाद पार्टिसिपल लगा के यूज किया गया, फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि ये लोग जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से भोजन को निगल सकते हैं। तो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हमें हेल्प से मिलता जुलता कोई वर्ड चाहिए, मतलब आईएनजी में होगा, हेल्पिंग होगा। ऑप्शन देख लो, पहला है कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्स करना। टू फोर्स समवन इज कॉल्ड कंपेल। तो क्या बोल रहा है कि उनकी जो खोपड़ियां होती है वो बड़ी होती है ताकि उनको मजबूर किया जा सके कि वो लोग अपने प्रे को स्वेलो कर, मजबूर नहीं करेंगे। ये तो उनकी हेल्प की बात हो रही है। प्रिवेलिंग, देखो प्रिवेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन है या किसी चीज के ऊपर कंट्रोल करना, उसको प्रिवेल कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि उनको कॉमन बनाता है कि वो इस चीज को निगल सकते हैं भोजन को, नहीं। इनेबल, इनेबल मतलब होता है किसी को लायक बनाना। तो यहां क्या सेंस बन रहा है कि उनके स्कल बड़े होते हैं जिनसे वो लायक बनते हैं कि वो अपने साइज से भी बड़े साइज वाले जानवरों को खा सके। ये तो सेंस लग रहा है, हेल्प वाले लाइंस में है ये। डिसेबलिंग तो भाई नेगेटिव हो जाएगा, किसी से मदद हटा लेना उसको डिसेबल कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं असमर्थ कर देना। ठीक है, किसी को उस लायक न छोड़ना उसको डिसेबल कहा जाता है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। आंसर एक ही लग रहा है, इनेबलिंग होना चाहिए। कर दिया हमने, बहुत गंदा लग रहा है, थोड़ा क्लीन कर देता हूं उसको। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लास्ट में क्या लिखा हुआ था? टू अकोमोडेट देयर नैरो बॉडीज, स्नेक्स पेयर्ड ऑर्गन्स सच एज किडनीज अपीयर वन इन फ्रंट ऑफ द अदर इंस्टेड ऑफ साइड डैश साइड। यार ये भी कोई क्वेश्चन है? बचपन से पढ़ रहे हम लोग ना, साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, इसको साइड बाय साइड कहा जाता है। ओवर, ऑफ एंड बाय। आंसर क्या होगा? साइड बाय साइड। उम्मीद करता हूं आपको क्लोज टेस्ट नंबर 1 समझ में आया, आसान था। बढ़ेंगे 2 पे, सेम काम मैं मानकर चल रहा हूं, आपने वो काम कर लिया जो मैं कह रहा था, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया है। अब आप मेरा आंसर देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि डेजर्ट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड मच डैश ड्यूरिंग फॉर्मर पीरियड्स ऑफ ग्लोबल एरिड क्लाइमेट in the lee of mountain ranges that sheltered them from dash or in the center of extensive continental regions। टफ लाइन है, ठीक है। ब्रेक धीरे धीरे करके इसको ब्रेक डाउन करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है डेजर्ट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड मच डैश ड्यूरिंग फॉर्मर पीरियड्स ऑफ ग्लोबल एरिड क्लाइमेट। लिखा हुआ है डेजर्ट्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते थे शायद, जो सेंस लग रहा है कि बहुत पहले। ठीक है, फॉर्मर पीरियड्स में, बहुत पहले। किसके बहुत पहले? जब पूरी दुनिया में एरिड क्लाइमेट हुआ था। देखो एरिड का मतलब होता है अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मरुस्थली। समथिंग दैट इंडिकेट्स और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डेजर्ट इज कॉल्ड एरिड। रेत समझते हो, बालू, उसको एरिड कहा जाता है। ठीक है, रेत को एरिड कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि जब पूरी दुनिया में ये जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे करके मरुस्थलीय होने लगा, बेसिकली कहना चाह रहा है कि बारिश की कमी होने लगी। डेजर्ट शायद उससे भी पहले के। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जब पूरी दुनिया में डेजर्ट्स पाए जाने लगे तभी डेजर्ट्स का आविष्कार हुआ, उसको डिस्कवर किया गया। डेजर्ट उसके भी पहले से है। ठीक है, कैसे हैं? इन द ली ऑफ माउंटेन रेंजेस। ली मतलब होता है किसी चीज से छुप जाना। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस से ये छुपे हुए होते थे। चूंकि माउंटेन रेंजेस है मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, तो उनके नीचे वाले एरियाज जो थे ना वो छुप जाते थे। ठीक है, चूंकि वो किस चीज से वो छुप जाते थे वो आगे पढ़ने को मिलेगा, जिससे उन्हें शेल्टर मिला। शेल्टर मतलब होता है घर। ये माउंटेन रेंजेस जो थे ये उनको छुपाते थे, उनके लिए घर का काम करते थे, जो उनको बचाता था डैश से। किससे बचाता था आगे देखेंगे। और इन द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल रीजन्स, या फिर वो केंद्र में होते थे कॉन्टिनेंटल रीजन्स के। However, this would have been primarily before the evolution of angiosperms, which are dash as seed producing plants। लिखा हुआ है लेकिन ये शायद कब हुआ होगा? एंजियोस्पर्म्स दुनिया में आने के भी पहले हुआ होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं बहुत साल पहले की, जब पहली बार शायद मरुस्थल के बारे में बात हुई होगी। तो कह रहा है कि जब मरुस्थल के बारे में पहली बार बात हुई थी, मरुस्थल उससे भी ज्यादा पहले के। वो वैसी जगह उस वक्त पे मरुस्थल बन जाते थे जिनको माउंटेन रेंजेस छिपा देते थे। ठीक है, साथ ही साथ में कह रहा है कि ये उस वक्त की घटना है जब एंजियोस्पर्म्स नहीं आए थे। एंजियोस्पर्म्स किनको कहा जाता है? वैसे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें बीज हो। ठीक है, वैसे किस्म के प्लांट्स जिनमें बीज हो, बीज वाले प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ओनली अ फ्यू प्रिमिटिव प्लांट्स, प्रिमिटिव वर्ड मैंने आपको सिनोनिम वाले वीडियो में पढ़ाया था। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, कोई ऐसी चीज जो बहुत पहले की है, एंशिएंट, याद होगा आपको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? ओनली अ फ्यू प्रिमिटिव प्लांट्स
which may have been dash of the ancient desert vegetation occur in present day deserts। लिखा हुआ है कुछ ही ऐसे बहुत प्राचीन से प्लांट है, बहुत पुराने से ऐसे प्लांट्स हैं जो एंशियंट डेजर्ट से डैश हुए थे, वो आज भी पाए जाते हैं डेजर्ट से। मतलब बेसिकली कह रहा है कि जो पुराने जो प्लांट्स थे ना, बहुत कम ऐसे बचे हैं जो आज भी डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। One dash is the bizarre conifer relative tambua in the Namib Desert of southwestern Africa। लिखा हुआ है उनमें से एक क्या है, कॉनिफर। कॉनिफर किसको बोलते हैं? जो आप अगर कभी डेजर्ट के एरिया में घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां के प्लांट्स बड़े नोकीले होते हैं, इस शेप के होते हैं, कांटों जैसे प्लांट्स होते हैं, उनको कॉनिफर प्लांट, उनको कॉनिफर प्रजाति कहा जाता है, कॉनिफर स्पीसीज कहा जाता है। तो कह रहा है कि एक बहुत बिजार कॉनिफर स्पीसीज है, नाम है उसका टम्बोआ। ये टम्बोआ जो है ये नामिब डेजर्ट में पाया जाता है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का। बहुत प्राचीन प्लांट है जो आज भी पाया जाता है। टफ पैसेज है, काफी टफ पैसेज है। जिनके उधर आया होगा ना उनको परेशान किया होगा बहुत। देखो क्या है लिखा है, डेजर्ट्स प्रोबेबली एग्जिस्टेड मच डैश ड्यूरिंग फॉर्मर पीरियड्स ऑफ ग्लोबल एरिड क्लाइमेट। क्या होगा? मच अर्ली, मच अर्लीस्ट, मच अर्नेस्ट, मच अर्लियर। ठीक है, अब यहां पे चूंकि फॉर्मर पीरियड्स की बात की गई है, कंपैरिजन का सेंस बन रहा है, तो आप यहां पे अर्लियर को आंसर कर सकते थे। ठीक है, पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसमें दैन ढूंढेंगे या ये बोलेंगे कि सर क्लियर कंपैरिजन तो नहीं दिख रहा, तो मैं आपको और ज्यादा शॉर्ट तरीके से बताता हूं जो आप नोट भी करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस बात का आगे से। अगर आपको कहीं पे मच मिल जाता है तो याद रखना इसके बाद जो एडजेक्टिव होगा ना वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। आप कभी भी नहीं लिखते कि ही इज मच टॉल, हमेशा लिखते हैं ही इज वेरी टॉल, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी लगता है। लेकिन अगर आप इसी को टॉलर करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मच टॉलर, कभी नहीं बोलेंगे वेरी टॉलर। ठीक है, तो नोट डाल के आप क्या लिखेंगे कि मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, जबकि वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। यह चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, मच, तो आगे हम देखेंगे कौन सा कंपैरेटिव डिग्री का है। अर्ली पॉजिटिव डिग्री है, अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अर्नेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, अर्लियर आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे एक नया टर्म आया है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट क्या होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है विथ फुल ऑनेस्टी, किसी चीज को बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना, उसको हम लोग बोलते हैं अर्नेस्ट। ठीक है, तो यहां पे वो सेंस तो था ही नहीं ईमानदारी वाला, तो अर्नेस्ट तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? अर्लियर होगा। राइट, रीजन मैंने बता दिया है आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ था कि ग्लोबल एरिड क्लाइमेट इन द ली ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस से छुप जाते थे, दैट शेल्टर्ड देम फ्रॉम डैश। किस चीज से इनको माउंटेन रेंजेस बचाते थे? पहला वर्ड है ब्रैश। ब्रैश का मतलब होता है नाजुक, कोमल समझते हो, नाजुक। ठीक है, टेंडर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, टेंडर। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो बहुत नाजुक है, ये टेंडर का स्पेलिंग चेक कर लेना, शायद TNDER वाला होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग। सो उसको ब्रैश कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि डेजर्ट जो फॉर्म होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि माउंटेन्स उनको छुपाते हैं। किस चीज से छुपाते हैं? नाजुक से छुपाते हैं? नहीं नहीं, रेन से छुपाते हैं। ये हो सकता है, सोचो अगर किसी एरिया में बारिश ना हो तो वो डेजर्ट तो बन ही जाएगा, ये तो लग रहा है। बर्ड से छिपाते हैं, बर्ड्स का डेजर्ट के साथ क्या लेना देना? एनिमल से छुपाते हैं, एनिमल का डेजर्ट से क्या लेना देना? तो आंसर क्या होगा? रेन, कि उनको माउंटेन रेंजेस जो है वो ढक के रखते हैं, क्योंकि ढक के रखते हैं वहां तक बारिश नहीं पहुंचती, क्योंकि बारिश नहीं पहुंचती तो वहां पे जो वेजिटेशन है या जो प्लांट्स है वो नहीं होते, जिसकी वजह से डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। सेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। However, this would have been primarily before the evolution of angiosperms which are dash as, which are mandated as। देखो mandate का मतलब होता है to instruct someone to do something या to give permission for something। किसी को किसी चीज के लिए परमिशन देना, उसको अलाउ करना, उसको मैंडेटेड या मैंडेट कहा जाता है। आपने इलेक्शन में भी सुना होगा कि जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को मैंडेट किया है रूल करने के लिए। मैंडेट का मतलब उनको वोट देके इस लायक बनाया, उनको परमिशन दिया, उनको अलाउ किया सरकार बनाने के लिए। सो मैंडेट का मतलब होता है किसी को कुछ किसी चीज के लिए अलाउ करना या परमिशन देना, ठीक है, या उस लायक बनाना, उसके लिए मैंडेट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म्स जिन्हें आदेश दिया जाता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। कोई सेंस नहीं है,
शायद यहां पे ये मीनिंग होना चाहिए था कि एंजियोस्पर्म्स जिन्हें जाना जाता है कि वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। देखते हैं एंजियोस्पर्म्स जिन्हें समराइज किया जाता है, ये कोई कहानी है जिसको समराइज करेंगे। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स को समराइज कैसे कीजिएगा? समराइज मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, किसी रिटन चीज को छोटा करना, उसको समराइज कहते हैं। तो यहां तो प्लांट्स की बात हो रही है। विच आर कैरेक्टराइज्ड एज, ये हो सकता है कि जिनको मतलब जिनका डिवीजन किया जाता है एंजियोस्पर्म्स का ऐसे किस्म के प्लांट्स में जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। ठीक है, आगे लिखा हुआ विच आर प्रेजेंटेड एज, जिन्हें प्रेजेंट किया जाता है, ज्यादा अच्छा विच आर कैरेक्टराइज्ड एज। ठीक है, कि जिनको दुनिया के सामने ऐसे डिवाइड किया गया, उनका कैरेक्टराइजेशन ऐसा किया गया कि वो ऐसे किस्म के प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। only a few primitive plants which may have been dash of the ancient desert, लिखा हुआ है कि कुछ ही पुराने जो प्लांट्स हैं वो आज भी हैं डेजर्ट्स में, जो पहले भी थे। मतलब यहां पे एग्जिस्टेंस वाली बात हो रही है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे which have been slot on the ancient desert, नहीं, slot मतलब होता है हिस्सा, which have been part, वो लोग उसके एक पार्ट थे एंशिएंट डेजर्ट के, जो आज भी पाए जाते हैं। ये हो सकता है कि प्रिमिटिव प्लांट्स जो उस वक्त पे एक हिस्सा थे, एक पार्ट थे, वो आज भी हैं। विच हैव बीन अ टास्क, विच हैव बीन टास्क मतलब होता है काम, ये तो नहीं हो सकता। विच हैव बीन बिट मतलब भी एक्चुअली हिस्सा ही होता है, पर प्लांट्स के सेंस में ठीक नहीं है, सबसे सटीक यहाँ पे पार्ट ही है कि विच हैव बीन पार्ट ऑफ द एंशिएंट डेजर्ट, कि जो पहले वाले जो एंशिएंट डेजर्ट थे उनके भी हिस्से थे, वो आज भी पाए जाते हैं। वन डैश इज द बिजार कनिफर, उसका एक सिग्नल, कैनिफर रिलेटिव टम्बुआ है, टम्बुआ उनका एक सिग्नल है नहीं, एक एग्जाम्पल है। ये हो सकता है कि उसका एक एग्जाम्पल, कि ऐसे प्लांट्स जो पहले भी पाए जाते थे आज भी पाए जाते हैं, उनका एक एग्जाम्पल ये टम्बुआ है। ठीक है, तो इंस्टेंस नहीं हो सकता, इंस्टेंस मतलब होता है घटना, साइन नहीं हो सकता, एग्जाम्पल सबसे सटीक है। बहुत ही अच्छा पैसेज था, कोई डाउट होगा तो बताना। आगे बढ़ेंगे। ईच ईयर, मैं फिर से अज्यूम करो आपने ट्राई कर लिया है। ईच ईयर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डैश फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स to share the latest scientific findings on bee and pollinator health and assess the status dash, बहुत लंबा है, मैं एक एक लाइन करके समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, each year the US Department of Agriculture and the Environmental Protection Agency dash federal pollinator experts, लिखा हुआ है हर साल जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, नाम है ये, जो है ये फेडरल मतलब यूएस वाले पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स को डैश करता है कि वो शेयर करे, टू शेयर द लेटेस्ट साइंटिफिक फाइंडिंग्स ऑन बी एंड पॉलिनेटर हेल्थ। बोल रहा है कि ये जो है ये डैश करता है पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स को कि वो शेयर करें जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हुई है बी के ऊपर या पॉलिनेटर हेल्थ के ऊपर उनको, एंड असेस द स्टेटस ऑफ डैश इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड अदर स्पीसीज। और ये असेस करे जो स्टेटस है, मतलब ये अंदाजा लगाए स्टेटस का जो कि इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और अदर स्पीसीज के हैं। यहां तक का लाइन मैं समझाता हूं आसान भाषा में क्या है। लिखा हुआ है कि हर साल ना जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट, पॉलिनेटर का मतलब क्या होता है कि जब एक प्लांट की चीजों को कोई बी, मधुमक्खी या कोई भी जो इस किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो जब एक प्लांट की चीजों को दूसरे प्लांट में ले जाते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन का काम होता है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है और इन एजेंट्स को पॉलिनेटर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे बात मधुमक्खियों की हो रही है कि जो पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं मधुमक्खियों के, वो हर साल अपने साइंटिफिक फाइंडिंग्स देते हैं मधुमक्खियों के ऊपर, उनके पॉलिनेटर हेल्थ के ऊपर, और ये असेस करते हैं जो प्रेजेंट स्टेटस है, क्या हालत है उनके, किनके इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, बैट्स के, इन सारे स्पीसीज के। वन क्लियर डैश फ्रॉम दिस ईयर्स मीटिंग वाज दैट क्लाइमेट चेंज डैश अ न्यू एंड फॉर्मिडेबल स्ट्रेसर फॉर बीज। इस साल के मीटिंग में से जो डैश किया जा सकता है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बड़ा डैश है और वो एक फॉर्मिडेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्ट्रेसर का काम कर रहा है बीज के लिए, पोटेंशियली एम्पलीफाइंग प्रीवियसली नोन इश्यूज। इससे जो पहले परेशानियां थी बीज को, मधुमक्खियों को जो पहले परेशानियां हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो परेशानियां और बढ़ी हैं, एंड दैट साइंटिस्ट कांट येट डैश बट नीड टू प्रिपेयर फॉर, जिसका डैश जो है वो साइंटिस्ट आज भी नहीं लगा पा रहे हैं और उनको इसके लिए तैयारी करनी है। पूरा पैसेज क्या समझाता हूं।
देखो पूरा पैसेज बेसिकली ये है कि जो बीज है ना, जो मधुमक्खियां या मधुमक्खियां जैसे जो इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, लिखा हुआ है कि यूएस जो गवर्नमेंट है एग्रीकल्चर का, वो इस अलाउ करते हैं पॉलिनेटर्स को कि आप हर साल अपने रिपोर्ट्स जमा करो। इस साल का जो रिपोर्ट्स हुए उससे ये पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको और परेशानियां आ रही हैं बीज को, जो मुसीबतें इनको पहले आ रही थी उन मुसीबतों में और इजाफा हुआ है, वो मुसीबतें और ज्यादा बढ़ी। बेसिकली यही पूरा पैसेज है, ठीक है। आ जाओ अब एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, ईच ईयर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डैश फेडरल पॉलिनेटर, वो क्या करता है, फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स को वो शेयर करने के लिए उनको डैश करता है, क्या करता है, अकॉस्ट करता है। देखो अकॉस्ट का मतलब होता है किसी भी इंसान को बातों से डराना, या कह लो कि वार्निंग देना, टू वार्न, किसी भी इंसान को वार्निंग देना इज कॉल्ड अकॉस्ट। तो वो क्या करता है, अकॉस्ट करता है, क्या वो वार्निंग देता है क्या, मतलब क्या बोलेगा कि मैं गोली मार दूंगा अगर तुम रिपोर्ट नहीं दोगे, नहीं, अकॉस्ट तो सेंस नहीं बन रहा। हर साल यूएस डिपार्टमेंट होस्ट करता है, यूएस डिपार्टमेंट पार्टी देता है और वो फेडरल पॉलिनेटर को उसमें बुलाता है कि आए खाएं मटन चिकन, नहीं, सेंस नहीं। रोस्ट का मतलब होता है मजाक बनाना, ये तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, बहुत ही ज्यादा ये कंटेम्प्रेरी टाइम का वर्ड है, हर कोई बोलता है इसको रोस्ट कर दिया, उसको रोस्ट कर दिया, मजाक बनाना, तो मजाक भी नहीं बनाता। मैंडेट्स, अभी मैंने इसके पहले वाले पैसेज में समझाया था कि परमिशन देना, अलाउ करना, उसको मैंडेट कहते हैं। तो यहां पे ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है और फॉर्मल लैंग्वेज भी है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो मैंडेट करता है, वो अलाउ करता है फेडरल पॉलिनेटर एक्सपर्ट्स को कि आप अपने साइंटिफिक फाइंडिंग्स दीजिए, लोगों के सामने रखिए ताकि अवेयरनेस फैले और स्टेप्स उठाए जाएं। और वो क्या, किसके बारे में, बी और पॉलिनेटर हेल्थ के बारे में। एंड असेस द स्टेटस ऑफ डैश इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स बर्ड्स, और वो जो है वो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स किसके बारे में, ऑफ दिस इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। देखो अगर आप यहां दिस लिखोगे ना, फिर आप यहां पे इंसेक्ट्स नहीं लिख सकते। इस बात का ध्यान रखना कि दिस का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। अगर आप प्लूरल के साथ करना चाहते हो तो आप दीज का इस्तेमाल करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमेशा मैं बोलूंगा दिस बॉय, कभी मैं दीज बॉय नहीं बोलूंगा, लेकिन हमेशा मैं बोलूंगा दीज बॉयज। तो अगर आपने बॉयज बोला है तो दीज बोलिए, बॉय बोला है तो दिस बोलिए, ठीक है। यहां पे इंसेक्ट्स लिखा हुआ था तो दिस तो नहीं हो सकता। दस मतलब होता है इसलिए, कोई सेंस नहीं है, इसका कंटेक्स्ट नहीं है। दीज और दोज बचा, अभी मैंने बोला कि दीज आंसर होगा। दोज मतलब होता है दूर के, आप जब किसी चीज को एड्रेस करते हो उसको दोज कहा जाता है। यहां तो हमने यहीं पे एड्रेस करना स्टार्ट किया है कि किन के ऊपर ये रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं बी के ऊपर, पॉलिनेटर हेल्थ के ऊपर, और साथ ही साथ में इन जैसे मतलब और इनकी तरह इंसेक्ट्स, मतलब दीज इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्पीसीज। वन क्लियर डैश फ्रॉम दिस ईयर्स मीटिंग्स, इस ईयर के मीटिंग से एक जो क्लियर डैश हुआ, क्लियर स्टैंडर्ड हुआ, क्लियर टेक अवे, क्लियर थेसिस, क्लियर डिफिडेंस। देखो डिफिडेंस का मतलब होता है बैशफुल, मैंने सिनोनिम वाले वीडियो में बैशफुल आपको पढ़ाया था, कोई ऐसी चीज जिससे आपको शर्म आए, ठीक है। तो लिखा हुआ कि इस साल का जो एक शर्मनाक डैश था, शर्मनाक था, कोई सेंस नहीं है। इस साल का जो एक इंपॉर्टेंट थेसिस निकल कर आया, थेसिस मतलब होता है थियरी, इस साल का एक जो थियरी निकल कर आया, इस साल का एक जो स्टैंडर्ड निकल कर आया, इस साल का एक जो टेक अवे निकल कर आया। आंसर क्या होगा, टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है, किसी भी मीटिंग का जो मेन मुद्दा होता है, किसी भी मीटिंग से आप जो सीखते हैं, किसी भी मतलब सेमिनार से, किसी भी रिपोर्ट से आप जो चीज फाइंड आउट करते हैं, आपकी फाइंडिंग्स को टेक अवे कहा जाता है। यहां पे किसकी बात हो रही थी, यहां पे फाइंडिंग्स की बात हो रही थी। तो यहां पे तो डेफिनेटली फिर टेक अवे होगा कि इस साल के जो रिपोर्ट आए उनसे जो एक क्लियर टेक अवे निकला, उनसे जो एक क्लियर चीज हमें जो समझ में आए उसको टेक अवे कहा जाता है। सो एक जो क्लियर चीज समझ में आई, एक जो क्लियर टेक अवे निकला इस साल की मीटिंग से, वो था कि क्लाइमेट चेंज डैश अ न्यू फॉर्मिडेबल। क्लाइमेट चेंज, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट ये सिंगुलर में है। सो क्लाइमेट चेंज हैज बिकम, हो सकता है क्लाइमेट चेंज बिकेम, बिकेम कैसे होगा, आप सोचो ये पास्ट टेंस में होगा कि नहीं होगा। हालांकि आप कंफ्यूज हो सकते हो यहां पे वॉज को देख के कि सर यहां तो वॉज लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैं बोलूंगा अगर आप सेंटेंस को आगे पढ़ोगे, देखना, फॉर्मिडेबल स्ट्रेस फॉर बीज पोटेंशियली एम्प्लीफाइंग प्रीवियसली नोन इश्यूज इन वे द साइंटिस्ट कांट येट, ये दोनों प्रेजेंट टेंस में। तो सवाल है कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा। कॉमन सेंस लगाइए। आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, क्या क्लाइमेट चेंज पास्ट की बात है या अभी भी है, फिर तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज आज भी बहुत नुकसान पहुंचा रहा है बीज को और उनके लिए चैलेंजेस खड़े कर रहा है, इसका मतलब पास्ट में तो नहीं हो सकता।
वॉज बिकेम, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वॉज के बाद या तो V3 होता है या तो V4 होता है, बिकेम V2 है, कैसे होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगर मैं यहां पे बिकमिंग डाल दूं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि बिकमिंग V4 है, इसके साथ तो इजमार लगाना, वॉज वर लगाना जरूरी है, नहीं हो सकता। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, हैज बिकम। तो आंसर क्या होगा, वॉज दैट क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ न्यू एंड फॉर्मिडेबल स्ट्रेसर फॉर बीज, पोटेंशियली एम्पलीफाइंग प्रीवियसली नोन इश्यूज इन वेज दैट साइंटिस्ट कांट येट डैश। लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से स्ट्रेस डाल रहे हैं बीज के ऊपर, उन सारे इश्यूज को जो पहले उनको फेस करने को मिल रहे थे बीज को, उनको और एम्पलीफाई कर रहे हैं, उनको और खराब कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि साइंटिस्ट अब तक डैश नहीं कर पाए हैं। साइंटिस्ट अब तक क्या नहीं कर पाए, साइंटिस्ट अब तक श्रिम्प नहीं कर पाए। श्रिम्प का मतलब होता है किसी चीज को जाल में फंसाना, प्रिफरेबली मछली पकड़ने को श्रिम्प कहा जाता है। श्रिम्प एक किस्म का मछली भी होता है, ठीक है, जिसको आप प्रॉन के नाम से जानते हो, ठीक है, मछली पकड़ने का तो सेंस नहीं है। साइंटिस्ट आज भी उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, साइंटिस्ट आज भी उस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए, ये तो ठीक लग रहा है। साइंटिस्ट आज भी उसको शन नहीं कर पाए, शन का मतलब होता है टू क्लोज डाउन, किसी चीज को बंद करने को शन कहा जाता है, कि इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ये क्लाइमेट चेंज कि साइंटिस्ट आज भी बंद नहीं कर पाए, कोई सेंस नहीं। साइंटिस्ट आज भी नोटिफाई नहीं कर पाए, नोटिफाई का मतलब होता है किसी को किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना। आंसर तो एक ही लग रहा है, साइंटिस्ट आज भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए जरूरी रहने, हमें तैयार रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बढ़िया पैसेज था, आगे बढ़ेंगे। अगला पैसेज फिर से सेम काम, आप पढ़ेंगे, अंदाजा लगाएंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे। लिखा हुआ है स्वोलन जॉइंट्स, स्वोलन का मतलब क्या होता है, जो चीज फूली हुई, सूजा हुआ, ठीक है। लिखा हुआ है स्वोलन जॉइंट्स डैश व्हेन देयर इज अ फ्लूइड इन द टिश्यूज अराउंड द जॉइंट्स। लिखा हुआ है स्वोलन जॉइंट्स तब होते हैं जब हमारे टिश्यूज में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। इट कैन बी वेरी डैश एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट्स। लिखा हुआ है कि ये जो है ये बहुत डैश हो सकता है और ये बहुत मुश्किल कर सकता है, बहुत डिफिकल्टी पैदा कर सकता है उस जॉइंट को मूव करने के लिए जिसका असर पड़ा हो। मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है जो हमारे जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं ना जिनमें फ्लूइड भर जाता है, वो फूल जाते हैं, उनका वो बहुत परेशान करते हैं किसी भी इंसान के मूवमेंट में, और खास करके मूव उन पार्ट्स को करने में जिन पे अफेक्ट पड़ा है। इन सम केसेस swelling causes affected joints to increase in size or appear to be an odd dash। लिखा हुआ है कुछ केसेस में जो स्वेलिंग है ना वो अफेक्टेड जॉइंट्स को मैं एब्सेंट माइंडेड हो गया फिर से, हाँ क्या लिखा हुआ था, इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्वेलिंग कॉजेज अफेक्टेड जॉइंट्स टू इंक्रीज इन साइज। कुछ केसेस में जो है ये जो अफेक्टेड जॉइंट्स है ना, ये इनका साइज जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है, और अपीयर टू बी एन ऑड डैश, या कभी कभी लगता है कि ये एक ऑड, बहुत ऑड डैश है। जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग कैन अफेक्ट मोर देन वन डैश एट अ टाइम। लिखा हुआ है जॉइंट पेन और स्वेलिंग जो है ना वो एक से ज्यादा चीजों को एक बार में अफेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा डैश को एक बार में अफेक्ट कर सकता है। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी डैश बाय पेन एंड स्वेलिंग आर एल्बोज, रिस्ट, शोल्डर्स, द बेस ऑफ द स्पाइन, नकल्स, हिप्स, नीज और एंकल्स। लिखा हुआ है कि जो सबसे कॉमन जॉइंट्स हैं जो कि डैश होते हैं वो है जिनमें दर्द होता है और पेन और स्वेलिंग हो जाती है, किसमें, एल्बोज में, रिस्ट में, शोल्डर्स में, जो हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है उसमें, नकल्स में, हिप्स में, नीज में, एंकल्स में। आसान पैसेज है। अब सोचो ये सारे के सारे पैसेज एक ही एग्जाम के हैं, क्या पैसेज नंबर 2 और 3 और इस पैसेज में कोई कंपैरिजन है? इसीलिए बार बार एसएससी को ना नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि इतना मुश्किल है एसएससी के लिए एक लेवल का पेपर सेट करना। सोचो किस किस्म का है, जिसके पेपर में ये वाला पैसेज आया होगा या ये वाला पैसेज आया होगा और जिसके पेपर में ये वाला आया, दो में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। पता नहीं यार, मतलब एसएससी कभी कभी ना इतना निकम्मा काम करती है ना कि कहीं कोई बैलेंस ही नहीं। इन वाले का की क्या गलती है कि इनके शिफ्ट में आसान आया, अब ये तो 5 में 5 करेंगे, जो पुराने वाले वो 5 में 2 करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से पता चला कि उनके मार्क्स 20-20 नंबर बढ़ रहे हैं और इनके मार्क्स नेगेटिव में जा रहे हैं। क्या करती है यार, देखो आगे, अब फिलअप करते हैं। लिखा हुआ है swollen joints dash when there is fluid in the tissues around the joints। swollen joints happen, swollen joints prompt का मतलब होता है किसी चीज को निर्देश देना या किसी चीज को तेजी से करना, उसको prompt कहते हैं। इसका तो कंटेक्स्ट नहीं। swollen joints कुछ प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं, प्रोड्यूस नहीं करते। swollen joints सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, मतलब जो फूले हुए जॉइंट्स होते हैं वो दबा देते हैं जब इनके अंदर फ्लूइड भरता है, नहीं, वो तब होते हैं। सो आंसर क्या होगा? हैपन। swollen joints happen कि जब ये तब होते हैं जब क्या होता है, जब इनके जॉइंट्स में पानी भर जाता है, ठीक है।
इट कैन बी वेरी डैश एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मूव द अफेक्टेड जॉइंट्स। इट कैन बी वेरी डैश। अच्छा क्या होगा यहां पे, सोचो कि ये मूवमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए कि इट कैन बी वेरी डैश, इट कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल। ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और मूवमेंट को ये रोक सकता है, हो सकता है। इट कैन बी वेरी स्नग। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल। तो क्या है कि अगर आपके जॉइंट्स फूले हुए ना तो बहुत कंफर्टेबल हो आप, हैं कंफर्टेबल हो क्या अनकंफर्टेबल, सेंस नहीं। प्लेजेंट पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। कन्वीनियंट पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। आंसर तो एक ही होगा, ए। कन्वीनियंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सहूलियत है, राइट। किसी भी चीज को काम करने में बहुत आसानी हो रही है, उसको कन्वीनियंट कहा जाता है, वो तो नहीं होगा। आंसर तो एक ही, अनकंफर्टेबल। इन सम केसेस swelling cause affected joints to increase in size or appear to be an odd dash। लिखा हुआ है कि कुछ केसेस में जो swelling joints है ना, swelling joints है वो अफेक्ट करते हैं joints को, उनके साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और कभी कभी वो ऑड डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो जॉइंट्स जो है वो ऑड शेप में हो जाते हैं, ऑड ऑडियो में हो जाते हैं। ऑडियो मतलब सुनना, आप जॉइंट्स को सुनोगे कैसे। ऑड कलर में हो जाते हैं, ऑड ओडर, ओडर मतलब होता है स्मेल, ऑड स्मेल आने लगता है उनसे, कोई सेंस नहीं है। यहां कलर की बात क्यों करेंगे, ऑड शेप में हो जाते हैं कि जब किन्हीं के जॉइंट्स में सूजन आ जाता है, जब जॉइंट्स फूल जाता है तो वो बहुत बार ना डिफरेंट शेप ले लेता है, बहुत ऑड शेप में हो जाता है। जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग कैन अफेक्ट मोर देन वन डैश एट अ टाइम। लिखा हुआ है जॉइंट पेन जो है ना वो एक से ज्यादा डैश को एक बार में अफेक्ट कर सकता है। किसको, एक से ज्यादा मसल को, एक से ज्यादा वेन को, एक से ज्यादा टिश्यू को, एक से ज्यादा जॉइंट को। यार क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे खुद ही बोल रहा है जॉइंट पेन और यहां बोल रहा है डैश, तो क्या होगा, जॉइंट पेन जॉइंट में ही तो दर्द होगा, और किस में दर्द होगा भाई। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी डैश बाय पेन। लिखा हुआ है जो ज्यादा करके जिन जॉइंट्स पे इसका डैश पड़ता है, क्या पड़ता है, ब्लेंडेड। ब्लेंड मतलब होता है मिक्स करना, ब्लेंडेड मतलब मिक्सिंग, मिक्स्ड। तो लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी मिक्स्ड, ज्यादा करके जिन जॉइंट्स को मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी अफेक्टेड, मतलब जिन जॉइंट्स पे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, ये तो सही लग रहा है। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी बाम्ड, जिन जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा बाम लगाया जाता है, कोई सेंस नहीं है। द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स टू बी रिएक्टेड, रिएक्टेड देखो सेंस नहीं बन रहा, ज्यादा अच्छा अफेक्टेड कि जिन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आंसर कौन सा होगा, अफेक्टेड होगा। बहुत ही आसान था। आगे बढ़ेंगे, पैसेज नंबर 5 पे आएंगे, फिर से सेम काम पढ़ेंगे, अंदाजा लगाएंगे आप। लिखा हुआ है चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड टॉक नेचुरली। लिखा हुआ है चिल्ड्रन जो है ना वो वॉक मतलब बोलना और चलना बहुत नेचुरली सीखते हैं। डैश दैट इज नॉट द केस विथ रीडिंग। लिखा हुआ है कि रीडिंग के साथ ये केस नहीं है। रीडिंग स्ट्रेटेजीज आर डिजाइंड टू हेल्प योर चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग डैश। लिखा हुआ है रीडिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी बच्चों की मदद करें ताकि एक डेवलप कर पाए स्ट्रॉन्ग रीडिंग डैश, वन बिल्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड एंगेजमेंट एंड जॉय। ऐसा डैश वो डेवलप करे जिसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आए, बच्चे का एंगेजमेंट भी बढ़े और बच्चे को रीडिंग करने में मजा भी आए। As a parent, you are most likely always looking for dash that make your child want to learn। लिखा हुआ है एक पेरेंट होने के तौर पर आप हमेशा you are most likely always looking for, आप हमेशा ये देखते हैं कि डैश हो जिससे आपका जो बच्चा है उसको सीखने में आसानी हो, ठीक है। We are here to help you and your child on their journey। लिखा हुआ है कि हम लोग, मतलब ये किसी का एडवर्टीजमेंट है, ऐड है, लिखा है हम लोग आए हैं आपकी मदद के लिए और आपके बच्चों की मदद के लिए ऑन देयर जर्नी, उनके उस रास्ते पे जहां पे वो एक डैश रीडर बने। Try some reading strategy suggestions below for kids dash are beginning to read all the way to those reading advanced chapter books। लिखा हुआ है कि यहां नीचे कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जिन स्ट्रेटजीज को आपके बच्चे अगर फॉलो करेंगे तो वो पढ़ने से लेकर एडवांस्ड जो चैप्टर बुक्स पढ़ने तक उनका रास्ता जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लो, मैं जरा पानी पी लूं। चलो आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड टॉक नेचुरली। चिल्ड्रन जो है वो वॉक और टॉक करना नेचुरली सीखते हैं। डैश दैट इज नॉट द केस विथ रीडिंग, क्योंकि जो रीडिंग है उसके साथ ये केस नहीं है, सेंस नहीं बन रहा। रैदर के बिना रीडिंग के साथ ये केस नहीं है, जब रीडिंग के साथ ये केस नहीं है, लेकिन रीडिंग के साथ ये केस नहीं है। आंसर कौन सा होगा, बट होगा, राइट। दूसरा
हम लोगों ने ये कितनी बार पढ़ा है, मैंने आपको कितनी बार सिखाया है कि बट का इस्तेमाल हमेशा कॉन्ट्रास्ट चीजों के साथ जोड़ने के लिए होता है, कॉन्ट्रास्ट फीलिंग वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है। यहां पे बोला गया था वॉक और टॉक किसी बच्चे को नेचुरली आता है, लेकिन रीडिंग के साथ ये केस नहीं है। रीडिंग नेचुरली नहीं आता, स्ट्रेटेजिक चीज है, सिखानी पड़ती है। इसका मतलब यहां पे बट होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा? बट। रीडिंग स्ट्रेटेजीज आर डिजाइन टू हेल्प योर चाइल्ड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डैश। लिखा हुआ है कि रीडिंग स्ट्रेटेजीज जो है ना, उन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो आपके बच्चों के अंदर डेवलप करें एक रीडिंग का स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, एंटिसिपेट करना। लिखा हुआ है कि रीडिंग स्ट्रेटेजीज को डिजाइन किया गया है ताकि आपके बच्चों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग का अंदाजा हो, नहीं अंदाजा नहीं, एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग का फाउंडेशन, एक बेस बने रीडिंग का। ये तो ठीक लग रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग का कॉर्पोरेशन हो। यार कॉर्पोरेशन का मतलब तो निगम होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब तो होता है जहां पे जिस कंपनी में लोग काम करें। ये तो गलत हो जाएगा। एक रीडिंग का फ्लक्चुएशन हो। फ्लक्चुएशन मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना फिर घटना, फिर बढ़ना फिर घटना, उसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। रीडिंग का फ्लक्चुएशन कैसे होगा? फाउंडेशन हो सकता है कि एक बेस तैयार करेगा। रीडिंग स्ट्रेटेजीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो एक बेस तैयार करेगा स्ट्रॉन्ग रीडिंग का आपके बच्चे के लिए। एक ऐसा फाउंडेशन जिसे बनाया गया है वन बिल्ट विद कॉन्फिडेंस, एंगेजमेंट एंड जॉय। एज अ पेरेंट यू आर मोस्ट लाइकली ऑलवेज लुकिंग फॉर डैश दैट मेक योर चाइल्ड वांट टू लर्न। एक पेरेंट के तौर पर आप हमेशा ये देखते हैं कि मुझे कोई एक ऐसा डैश मिल जाए जो मेरे बच्चों के लिए ये जो लर्निंग है इसे आसान बना दे। ठीक है, तो लिखा हुआ यू आर मोस्ट लाइकली लुकिंग फॉर डैश, यू आर मोस्ट लाइकली लुकिंग फॉर ब्लूप्रिंट्स। आप एक प्लान ढूंढते हो। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो खाका ब्लूप्रिंट कहलाता है। खाका का मतलब है कि आपने ऊपर ऊपर से एक प्लान बनाया जिसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाने वाले हो। कभी आपने कोई आर्किटेक्चर में किसी बिल्डिंग का पहले का मॉडल देखा है कि ये देखो इस तरफ बेडरूम होगा, यहां पे बालकनी होगी? इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसी भी प्लान में आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मैंने ओरिएंटेशन क्लास में आपको ब्लूप्रिंट दिया था कि हमारा सिलेबस आगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम ब्लूप्रिंट टर्म को लगा सकते हैं क्या? नहीं, ब्लूप्रिंट टर्म तो नहीं, प्लानिंग की तो बात नहीं हो रही। फैशंस लिखा हुआ एज अ पेरेंट आप हमेशा ये देखते हो कि बच्चों को कैसे सीखने का फैशन सिखाया जाए। फैशन सीखने की टेक्निक सिखाई जा सके, ये ठीक है कि रीडिंग की टेक्निक कैसे सिखाई जाए बच्चों को, हमेशा ये देखते हैं। रीडिंग के लाइंस कैसे सिखाए जाए, नहीं, टेक्निक सबसे अच्छा है। वी आर हियर टू हेल्प यू, हम यहां पे हैं आपकी मदद के लिए, एंड योर चाइल्ड ऑन देयर जर्नी एज अ डैश रीडर। लिखा हुआ है हम लोग यहां पे हैं मदद के लिए, आपके और आपके बच्चों की मदद के लिए उनकी उस जर्नी में जिनमें वो डैश रीडर बन रहे हैं। बच्चे कैसे रीडर बन रहे हैं? बच्चे बडिंग रीडर बन रहे हैं। देखो बीयूडी बड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत छोटा हो। अभी आपने कभी सुना है फ्लावर? फ्लावर मतलब फूल। फूल जब छोटा होता है उसको कली कहते हैं, उसको बड कहा जाता है। ठीक है, एक इडियम भी है निप इन द बड, जिसका मतलब होता है जब कोई चीज जस्ट ओरिजिन स्टेट पे हो, बहुत छोटा हो, उसको तभी खत्म कर दो, उसको निप इन द बड कहा जाता है। आगे इडियम में मैं पढ़ाऊंगा आपको। सो बड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अपने ओरिजिनेटिंग स्टेट में हो, उसको बड कहा जाता है। ठीक है, सो यहां पे क्या लिखा हुआ था? बडिंग लिखा हुआ था। वी आर हियर टू हेल्प यू एंड योर चिल्ड्रन ऑन देयर जर्नी एज अ बडिंग रीडर, कि जहां वो एकदम एकदम बेसिक स्टेज पे है सीखने के, हम वहां से मदद करेंगे। ये तो ठीक लग रहा है। एज अ डाइंग रीडर, बच्चे जब मरने वाले रीडर हो, मरने वाले रीडर। राइपेंड मतलब होता है कोई चीज जो पका हुआ हो। राइप का मतलब होता है पका हुआ होना, आपने सुना होगा। राइपेंड मतलब होता है लास्ट स्टेजेस, फाइनल स्टेजेस पे हो। तो जो छोटे बच्चे हैं ना, वो रीडिंग के फाइनल स्टेजेस पे। यार रीडिंग के फाइनल स्टेजेस पे तो हम एज एन एडल्ट नहीं है, बच्चे कहां से होंगे? सल्किंग, सल्क का मतलब होता है कंप्लेन। कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको सल्की कहा जाता है। कहते हैं ही इज ऑलवेज सल्किंग। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है कि एक कंप्लेन से भरा रीडर बनेगा आपका बच्चा, नहीं। आंसर क्या है? बडिंग रीडर। अगर हम सल्किंग आंसर करेंगे तो पता है मीनिंग क्या होगा? कि हम आपकी मदद तब करेंगे जब आपका बच्चा हम आपकी मदद तब करेंगे जब आपका बच्चा एक सल्किंग रीडर है। सल्किंग रीडर नहीं, बडिंग रीडर है, जब वो सीख रहा है, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। ट्राई सम रीडिंग स्ट्रेटेजी सजेशंस बिलो फॉर किड्स डैश आर बिगिनिंग। कुछ रीडिंग स्ट्रेटेजी नीचे बताई गई हैं, उनको ट्राई करो अपने बच्चों पे, ऐसे बच्चों पे जो अभी बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं रीड करना, और उनको हम लेके जाएंगे एडवांस चैप्टर बुक्स की तरफ। तो यहां क्या होगा? बिलो आर फॉर किड्स डैश आर हुम आर। देखो सबसे पहले यहां पे हम हुम नहीं लगा सकते क्योंकि हुम एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम यहां पे हुम लगाएंगे फिर यहां पे आर नहीं आएगा। आपने ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हुम कहां होता है, हु कहां होता है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आप यहां पे हुम लगाओगे तो इसके साथ फिर आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो यहां, आपको इस ब्लैंक में कोई सब्जेक्ट चाहिए था जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा था। ठीक है, इसलिए हुम तो नहीं हो सकता, हुम ऑब्जेक्ट होता है। विच हम लोग निर्जीव चीजों के लिए लगाते हैं।
अगर आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किड्स के बारे में। किड्स मतलब इंसान तो है, अगर इंसान है तो फिर या तो हु लगेगा या तो दैट लगेगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑप्शन ना हो तो हम दैट लगाते हैं, अदरवाइज हमेशा इंसानों के लिए हु का इस्तेमाल करेंगे, प्रेफरेंस हमेशा हु को मिलेगा, और हु और विच का इस्तेमाल करेंगे निर्जीव चीजों के लिए। ये दोनों अगर ना हो या चीजें सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उस केस में दैट का लगता है, ठीक है। पर जब हु है ऑप्शन में तो फिर दैट को आंसर क्यों करेंगे? आंसर कौन सा होगा? हु हो। अगेन ये वाला भी आसान ही था। बढ़ेंगे लास्ट पैसेज की तरफ, फिर से इसमें आप सेम काम करेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे पढ़ के इसको, मैं आंसर बता रहा हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सांटोस अवीरो, born on February 5th 1985 and commonly known dash क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पूरा नाम लिखा हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, लिखा हुआ इनका जन्म जो है वो 5 फरवरी 1985 को हुआ था, जिनको आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। इज अ पोर्टुगीज फुटबॉलर who dash as a forward for Spanish club Real Madrid and serves as captain dash the Portuguese national team। लिखा हुआ है कि ये पोर्टुगीज फुटबॉलर है जो कि डैश करते हैं फॉरवर्ड के तौर पर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड में, और ये एक कैप्टन के तौर पर काम करते हैं पोर्टुगीज नेशनल टीम में भी। रोनाल्डो करेंटली होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री। फिलहाल इनके ऊपर एक डिस्टिंक्शन, जिसका मतलब है ये ओवर एंड अबव, हेड एंड शोल्डर सबके ऊपर है, ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है फुटबॉल हिस्ट्री के, आफ्टर डैश ट्रांसफर्ड टू रियल मैड्रिड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब इनको ट्रांसफर किया गया था रियल मैड्रिड में मैनचेस्टर यूनाइटेड से, इन अ डील वर्थ 80 यूरोज मिलियन, ठीक है। हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड इज बिलीव्ड टू हैव मेड हिम द हाईएस्ट पेड डैश प्लेयर इन द वर्ल्ड। जब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रियल मैड्रिड के साथ, ऐसा माना जाता है कि ये पूरी दुनिया के सबसे हाईएस्ट डैश प्लेयर हैं, सबसे हाईएस्ट पेड डैश प्लेयर है। कितना आसान पैसेज है यार, बताओ क्यों नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा? सारे के सारे एक ही एग्जाम के। क्या लिखा हुआ है समझते हैं। लिखा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अविएरो, born on 5th 1985 February 5th 1985 and commonly known dash, commonly known at, commonly known for, commonly known in, commonly known as। ये ना 4 क्लास का बच्चा भी बोलेगा commonly known as, हर जगह पे known के बाद as लगता है, इसे उससे जाना जाता है, is also known as, so known के बाद तो as ही आता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो is a Portuguese footballer who dash as, क्या होगा? who plays as, who played as, who will play as, who has played as, क्या होगा सोचो। यहां पे स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की बात की जा रही है। अब आप ये बात समझ रहे होंगे कि वो हमेशा रियल मैड्रिड से खेलते हैं, इसका मतलब यहां पे एक परमानेंट एक्शन की बात हो रही है। अगर परमानेंट एक्शन की बात हो रही है तो यहां पे हम लोग V1 या V5 यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, हम लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। V1 और V5 में डिफरेंस क्या है कि V1 हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हम लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग V1 यूज करें कि V5 यूज करें? ऑब्वियसली V5 यूज करें। अब ऑप्शन देख लो, ये V5 में, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है, ये परफेक्ट में है, परमानेंट कंडीशन है तो प्लेज ही होगा। एक और हिंट था आपके लिए इसमें, आप देखना, एज अ फॉरवर्ड फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्व्स एज कैप्टन, यहां पे भी एक वर्ब यूज किया गया। तो जब आपने इसको परमानेंट स्टेट मान के आपने इसको अगर V5 में रखा है तो ये भी तो परमानेंट स्टेट है, फिर इसको भी V5 में रखो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? हु डैश एज अ, मतलब क्या हो जाएगा? हु प्लेज एज अ फॉरवर्ड। आगे बढ़ेंगे, फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड सर्व्स एज कैप्टन डैश, कैप्टन इन, कैप्टन इट विथ, कैप्टन ऑफ, कैप्टन एट। बच्चा भी बता देगा भाई, आंसर क्या होगा? कैप्टन ऑफ। जब आप किसी टीम के कप्तान होते हो तो क्या बोलते हैं? प्लेइंग एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया, सो कैप्टन ऑफ द पोर्टुगीज नेशनल टीम। रोनाल्डो currently holds the distinction of being the most expensive player in football history। फिलहाल उनके पास ये मतलब उनको माना जाता है कि वो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी है फुटबॉल हिस्ट्री के। आफ्टर डैश ट्रांसफर्ड, आफ्टर बिन ट्रांसफर्ड नहीं हो सकता क्योंकि बिन भी V3 है, ट्रांसफर्ड भी V3 है, नहीं हो सकता। आफ्टर इज ट्रांसफर्ड, इज भी नहीं होगा क्योंकि आपके पास यहां पे एक प्रेपोजिशन था, आपको प्रेपोजिशन के बाद आप इज थोड़ी ना लगा सकते हो। आफ्टर हैविंग ट्रांसफर्ड, आफ्टर बी ट्रांसफर्ड। देखो, हम लोग ये बात समझते हैं कि हर प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया तो वो ING में होना चाहिए। यहां पे बिन नहीं बीइंग होता तो आंसर करते, इज नहीं, इज तो हो ही नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब है। बी नहीं बीइंग होता तो आंसर करते, तो ये तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। V4 में केवल एक चीज है, होगा क्या? हैविंग ट्रांसफर्ड टू। हालांकि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं बताता हूं। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में,
उन्होंने किसी का ट्रांसफर नहीं किया, उनका ट्रांसफर किया गया। तो ग्रामेटिकली तो भाई साहब ये भी करेक्ट नहीं है, सही ये होना चाहिए था हैविंग बीन ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड, कि उन्हें ट्रांसफर किया गया, उन्होंने किसी को ट्रांसफर नहीं किया। तो ये हैविंग भी सही नहीं है, पर ग्रामेटिकली एक ही फिट आ रहा है, हालांकि 100% एक्यूरेट तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, हैविंग ट्रांसफर टू रियल मैड्रिड। रीजन मैं फिर से बता दे रहा हूं, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो आईएनजी में होना चाहिए था। बिन V3 है, बी बेस फॉर्म है, दोनों कट गया। ये इज V5 है, ये भी कट गया। हमें आईएनजी चाहिए था। अगर इसमें से किसी में बीइंग होता तो हम आंख बंद करके बीइंग कर देते, पर बीइंग नहीं था, हैविंग था, वो भी एक्यूरेट नहीं है, हैविंग बीन होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे। हिज कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड इज बिलीव टू हैव मेड हिम द हाईएस्ट पेड डैश प्लेयर, रग्बी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, टेनिस प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। क्या मजाक है। आंसर क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर। ऊपर खुद ही फुटबॉल बोल रहा है, फिर ऑप्शन में रग्बी और टेनिस दे रहा है। चलो, बहुत ही आसान पैसेज था। एनीवेज, उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपके लिए प्रोडक्टिव रहा, आपने यहां से बहुत कुछ सीखा, और प्रैक्टिस आप साथ साथ में मेरे करते जा रहे हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।